नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं अड़ी। सोशल मीडिया की चिंगारी ने पूरे नेपाल को जला दिया है। नेपाल की संसद हो या राष्ट्रपति भवन, नेपाल में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने ना पीएम का घर छोड़ा है और ना ही मंत्रियों का। तस्वीरें दिखाई पीसीआर। वित्त मंत्री और विदेश मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। नेपाल के पीएम इस्तीफा देकर नेपाल छोड़कर भाग गए। आइए सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। आज की जो सबसे बड़ी तस्वीरें हैं वो दिखाते हैं आपको। आज नेपाल में देखिए एक बड़ी खबर आ रही है नेपाल से। नेपाल के सेना प्रमुख देश को संबोधित करेंगे, ये सूत्र कह रहे हैं। थोड़ी देर में नेपाल की सेना प्रमुख का संबोधन होगा, ये जानकारी आ रही है। थोड़ी देर में अशोक राज सिंहदेल का संबोधन होगा, ये जानकारी नेपाल से आ रही है। तो सेना प्रमुख थोड़ी देर में नेपाल की जनता को संबोधित करने जा रहे हैं। तो नेपाल की आर्मी चीफ का देश के नाम संबोधन। थोड़ी देर में देश को संबोधित करेंगे नेपाल के आर्मी चीफ, सेना प्रमुख अशोक राज सिंहदेल। क्या कहेंगे देश को, खासकर जेन जी को, अब यह देखना है, क्योंकि नेपाल पूरी तरह से जल चुका है। नेपाल में कोई भी, आप काठमांडू में चाहे वो राष्ट्रपति भवन हो, चाहे संसद हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का आवास हो, चाहे मंत्रियों का आवास हो, कुछ नहीं छोड़ा है वहां पर प्रदर्शनकारियों ने, जेन जी ने। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए नेपाल के राष्ट्रपति का, यहां पर हम आपको घर दिखा रहे हैं। लेकिन इससे पहले देखिए एक बड़ी खबर और आ रही है। एक और ब्रेकिंग न्यूज, पुलिस, सेना और सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त अपील। अब देखिए एक ज्वाइंट अपील करनी पड़ी है सेना को, सुरक्षा एजेंसियों को और पुलिस को। प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। यहां पर इन तीनों एस्टैब्लिशमेंट्स ने, इन तीनों ने कहा है कि प्रदर्शनकारी संयम बरतें, जेन जी संयम बरतें, शांति बनाए रखें। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। नेपाल के कार्यालय में, राष्ट्रपति कार्यालय में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है। पूरा उनका जो शीतल निवास है, जो उनका जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट हाउस है, उसको आग के हवाले कर दिया है। वो तस्वीरें दिखाइए। भीड़ ने राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी। प्रधानमंत्री के घर को भी जलाया है, लेकिन राष्ट्रपति के घर में भी आग लगा दी है भीड़ ने। ये राष्ट्रपति के घर की तस्वीरें देखिए। इसको फुल करके दिखा देते हैं पीसीआर। पूरी तस्वीर दिखाइए। देखिए कैसे नेपाल के राष्ट्रपति का घर धू धू कर जलता हुआ। देखिए कैसे इसको आग के हवाले कर दिया प्रदर्शनकारियों ने। नेपाल पूरी तरह से इस वक्त जल चुका है, जल रहा है। नेपाल में चारों तरफ जेन जी, खासकर वो युवा जो इस वक्त बहुत गुस्से में हैं, वो जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, ना जिन्होंने प्रधानमंत्री का आवाज छोड़ा, जिन्होंने ना राष्ट्रपति का आवाज छोड़ा, ना संसद छोड़ा, ना सुप्रीम कोर्ट छोड़ा, उन्होंने देखिए कैसे राष्ट्रपति के आवाज में आग लगा दी। लेकिन अगली तस्वीर और भी ज्यादा, बहुत ज्यादा आप देखिएगा, इसमें आक्रोश दिख रहा है, उसमें गुस्सा दिख रहा है। दिखाइए जरा। भीड़ ने नेपाल की संसद को फूंक दिया है। धू धू कर जली है नेपाल की संसद। बहुत ज्यादा विध्वंसक तस्वीर आप देखिए कैसे यहां पर पूरी संसद को यहां पर आग के हवाले कर दिया। आज इन प्रदर्शनकारियों ने, इन विरोध की आग में कैसे इन प्रदर्शनकारियों ने, कैसे जेन जी ने नेपाल की संसद को नहीं छोड़ा। लोकतंत्र में देश की संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, लेकिन उसी लोकतंत्र के मंदिर को लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों के लिए कैसे इस जेन जी ने यहां पर आग के हवाले कर दिया। आप ये तस्वीरें देखिए। लेकिन आपको आज दिखाते हैं कई सारी तस्वीरें। आज की तस्वीरें जो हैं, आज नेपाल से जो आई हैं, वो बहुत बड़े सवाल खड़े करती हैं। ये संसद देखिए, ये नेपाल, और सबसे पहले टीवी ने तस्वीर दिखाई थी जब नेपाल की संसद में आग लगाई थी। हमारे संवाददाता संसद परिसर में थे, जहां से उन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट की और आपको तस्वीरें दिखाई। पहली तस्वीर नेपाल के संसद की है। ये तस्वीर नेपाल के इतिहास में पहली बार आपने ये ऐसी तस्वीर देखी जहां संसद भवन को आग लगा दी गई। प्रदर्शनकारियों ने ऐसी आग लगाई कि संसद धू धू कर जल उठी। ये उठता धुआं आप देखिए कैसे। नेपाल के संसद की एक और तस्वीर देखिए। नेपाली संसद में प्रदर्शनकारी घुस गए, संसद की छत पर चढ़ गए प्रदर्शनकारी। नेपाल की संसद में आग लगा दी उन्होंने। नेपाली संसद के अंदर धमाके सुनाई देने लगे, सिलेंडर ब्लास्ट के, एसी ब्लास्ट के। नेपाली संसद में किस तरह से प्रदर्शनकारी घुस गए, पूरे संसद परिसर पर कब्जा कर लिया। यह उस वक्त की तस्वीर है।
और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। हम दिखाते रहेंगे कि आज नेपाल में दिन भर क्या हुआ, दिखाते रहेंगे कि कैसे केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया, कैसे वो गुप्त जगह पर चले गए, कैसे मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। लेकिन हमारे साथ एक बड़ा पैनल है, मैं आपको बता दूं, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेरे आदेश काफले जुड़ेंगे थोड़ी देर में, जो कि खुद प्रदर्शनकारी हैं, प्रोटेस्टर हैं। लेकिन डॉक्टर शरद सिंह यादव जो कि प्रवक्ता हैं जनमत पार्टी के, सच्चिदानंद मिश्र वरिष्ठ पत्रकार, जनरल जीडी बख्शी और पथिकृत पाइने जो कि फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन नलिनी सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो कि नेपाल की राजनीति को बहुत अच्छे से समझती हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। पहले नलिनी जी के पास चलते हैं। नलिनी जी, स्वागत है आपका। नलिनी जी, क्या हो गया? 2 दिन में नेपाल की तो तस्वीर ही पलट गई। पूरा नेपाल इस वक्त जैसे लगता है कोई है ही नहीं, ना वहां सरकार है, ना वहां प्रधानमंत्री है, ना वहां पर राष्ट्रपति है। किसके भरोसे है नेपाल इस वक्त? ये आप लगता यूं है कि ये नेपाल इस वक्त देव पेंदी के लोटे की तरह है। ऐसा है नहीं। वहाँ पर सेना है, वहाँ पर प्रशासन है, वहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी है, वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी है। इसलिए मुझे लगता है कि ये हम लोग ये समझ रहे हैं। और जबकि राष्ट्रपति ने वहाँ पर इस्तीफा दे दिया हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? प्राइम मिनिस्टर ने दिया तो वो तो दिया था, लेकिन राष्ट्रपति ने दे दिया। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जैन जी इस वक्त अपने इतिहास को आग के हवाले कर रहा है। ये तो बहुत ही समझिए कि उनको समझाने वाली बात है कि आप जा के बिल्डिंग्स आग के हवाले कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल कुछ बहुत सोची समझी मुझे नहीं लगता कि किसी भी पीढ़ी को यूँ करना चाहिए। दूसरी बात है कि बहुत, जैसे आपने कहा कि हो क्या गया अचानक। देखिए, ये आपने देखा है कि जो नेपाल की जनता है थोड़ी जल्दी में उग्र होने का आपने देखा ही है। माओवादी थे और आपने देखा कि जो जितना प्रचंड ने उस मूवमेंट को लीड किया था, और केपी शर्मा ओली उसको शहरों से उन्होंने कमान संभाली हुई थी उसी मूवमेंट की प्रचंड के साथ। तो उस दौरान 12,000 नेपाली नागरिकों को इन्होंने मौत के घाट उतारा था, क्योंकि ये चाहते। और ये भी कहना जरूरी है कि जब वो आए, ये युवा तब वो थे, वो आए और उन्होंने नारायण हिप्पी पैलेस को, महल को, उसकी घेराबंदी की, तो वहां से किंग ज्ञानेंद्र को वहां से निकलना पड़ा। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब नेपाल से युवा कुछ ठान देता है तो कुछ करके ही निकलता है, वो ऐसे नहीं निकलता है। तो इसलिए अब ये सब चीज हो गई। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही नलिनी जी आप सही कह रही है। और मैं आपसे भी और बात करना चाहता हूं, अभी आपसे इस बारे में और बात करूंगा। लेकिन कुछ तस्वीरें जो बता रही हैं कि नेपाल में किस वक्त हालात खराब हो चुके हैं, कैसे चारों तरफ वहां हाहाकार मचा है, मैं कुछ और दिखाना चाहता हूं। नलिनी जी, इस पर फिर मैं आपसे बात करूंगा, आप रहिए हमारे साथ। देखिए, संसद भवन में आग लगाने से पहले प्रदर्शनकारी देखिए कैसे संसद भवन के अंदर घुस गए थे। ये तस्वीर आप देखिए, ये संसद भवन के तस्वीर है, संसद परिसर की तस्वीर है, जहां पर आप देखिए कैसे परिसर के अंदर प्रदर्शनकारी सैकड़ों की तादाद में घुसे हुए हैं। नेपाली संसद को फूंक दिया इन्होंने, आग लगा दी, कब्जा कर लिया उस पर। और ये बताता है कि आज क्या हुआ है नेपाल में, काठमांडू में। आपको एक ड्रोन वीडियो दिखाते हैं इसी संसद का, जरा दिखाइए पीसीआर। देखिए कितनी भयावह तस्वीर है। संसद भवन के अंदर प्रदर्शनकारी किस तरह से घुस गए, ये देखिए। ये ड्रोन वीडियो संसद का, उठता धुआं ऊपर से, बर्ड आई व्यू है ये। देखिए धू धू कर कैसे नेपाल की संसद जली है। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे नेपाल की संसद को आज जला डाला इन लोगों ने। नलिनी जी, लेकिन अब आगे क्या होगा? जेनजी ने तो चलिए गुस्सा दिखा दिया, वो गुस्सा थे वहां के पॉलिटिकल पार्टी से, वो गुस्सा थे वहां की सरकार से, और सरकार पीएम इस्तीफा भी दे चुके हैं। आगे कौन अब लीड करेगा इनको? कौन नेपाल को रास्ते पर लेकर आएगा? देखिए, ऐसा है कि बालेन शाह का नाम उठ के आ रहा है, और ये बहुत ही एक क्रांतिकारी कदम होगा अगर बालेंद्र शाह अगर ये बनते हैं प्रधानमंत्री, जो कि इस वक्त सड़कों पर चर्चा है काठमांडू के। क्योंकि बालेन शाह मधेसी हैं, मधेसी मूल के हैं। इनका जो मूल जिला है महोत्तरी, वो हमारे सीतामढ़ी के जो उत्तर का भाग है, सुरसंड वगैरह, उससे बहुत ही पास है। यानी कि इंडिया के बहुत ही पास है महोत्तरी, वहां के ही है। अब अगर हमेशा एक खाई रही है पहाड़ी और मधेसी नेपाली के बीच, मधेसियों ने कहा है कि हमें दबाया गया है। तो अगर आज के दिन मधेसी बनता है प्रधानमंत्री, तो ये बहुत क्रांतिकारी होगा एक कदम। दूसरी ये बात आप कहेंगे कौन? देखिए, हमेशा जबकि क्राइसिस हुआ नेपाल में,
कुछ ना कुछ राह निकली है। आपको याद होगा कि नहीं, एक नाम फॉर्मर डेप्यूटी पीएम रवि लामिछाने का भी आ रहा है, क्या वो भी रेस में है? रवि लामिछाने का ये है, उनको आज जेल से रिहा कर दिया जेनजी ने। हाँ। गए उनके ताले तोड़ दिए। वो तो वहां पर थे एम्बेजरमेंट और मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस में। ऑफ कोर्स इस वक्त चार्जेस, उनका केस चल रहा था, लेकिन वो तो जेल में थे। तो रवि लामिछाने ने, और वो उनके बीच में हुआ था ना, वो अमेरिकन सिटीजन थे 10 साल, फिर लेकिन उन्होंने नागरिकता हासिल कर ली थी नेपाल की। फिर चलिए मैम, लेकिन टीवी एंकर भी रहे हैं वो। जी जी। और जो अपने ये जो है वो रैपर भी रहे हैं, बिल्कुल, स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी रहे हैं। तो ये बहुत ही एक जेनजी की नुमाइंदगी करते हुए। अब देखना होगा मैम जेनजी किसको यहाँ पर पसंद करती है, लेकिन जेनजी का गुस्सा तो हमें दिख रहा है, उसकी पसंद क्या है वो थोड़े दिन बाद दिखेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया नलिनी मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है नेपाल से। नेपाल के पूर्व पीएम की पत्नी की मौत हो गई है। बड़ी खबर, पूर्व पीएम की पत्नी राजलक्ष्मी की मौत हो गई है। झालानाथ खनाल की पत्नी की मौत हो गई है। इलाज के दौरान भीड़ ने उनको घर में जिंदा जला दिया था और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तो जेन जी का गुस्सा देखिए कैसे निकला है। मंत्रियों को दौड़ा कर पीटा गया, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहां पर किस तरह से जेन जी ने जो गुस्सा दिखाया, उसमें अब लोगों की जान गई और जेन जी की तरफ से भी लोगों की जान गई। 20 से 21 जो प्रदर्शनकारी है उनकी भी मौत हुई है। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल की पत्नी, जिनको जला दिया था प्रदर्शनकारियों ने, उनकी मौत हो गई। और आदेश काफले जो कि खुद प्रदर्शनकारी हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं पैनल में। आदेश, ये क्या हो गया? आप लोगों ने संसद भवन जला दिया, राष्ट्रपति भवन जला दिया, प्रधानमंत्री का आवास जला दिया, मंत्रियों का आवास जला दिया, आप लोगों ने वित्त मंत्रियों को दौड़ा कर पीटा। अब नेपाल में प्रदर्शनकारी क्या चाहते हैं? सबसे पहले हमें कुछ चीजें इधर क्लैरिफाई करने का बहुत नेसेसिटी है जी। तो जो हम ये देख रहे हैं, ये सब रायट्स, फायर्स जो भी जला रहे हैं, मंत्रियों को भगा रहे हैं, इसका मेन रीजन आपको स्टूडेंट्स किलिंग से पता चलेगा। सो जेनजी जो हम लोग थे, हमने yesterday we protested yesterday, it was a very peaceful protest, पर क्या हुआ, स्टूडेंट्स were killed there, स्टूडेंट्स इन स्कूल यूनिफॉर्म, मेरे जैसे स्टूडेंट्स, आपके बच्चे के उम्र के स्टूडेंट्स को गोली मार दिया गया था। सो नॉट ओनली जेनजी, नेपाल के जितने भी लोग हैं वो सब आक्रोशित थे कि आप स्टूडेंट्स लोगों को क्यों मार रहे हैं। और इस रीजन से भीड़ का आक्रोश जो है आज दिखने लगा। सो ये पीपल ने क्या डिसाइड किया, हम मंत्रियों के घर में जाएंगे, इनके घर जलाएंगे, हम संसद भवन भी जलाएंगे क्योंकि इन्होंने स्टूडेंट्स को मारा था। पर मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूं, हम जो हो रहा है इधर, नेता को भगा के मार रहे हैं, ये जो बिल्डिंग में आगे लगाई जा रही है, जो राइट्स देखने को मिल रहा है, अब जेनजी इससे दूर जाना चाहता है। नाउ दे वांट पीस, दे आर एडवोकेटिंग फॉर पीस राइट नाउ, दे डोंट वांट टू डू दिस एनीमोर, दे थिंक दैट कंट्री इज गोइंग बैकवर्ड्स फ्रॉम दिस, कंट्री इज बीइंग अफेक्टेड इन अ लॉन्ग टर्म। तो ये बात अब क्लियर लीजिए, करप्शन का अगेंस्ट हमारा लड़ाई था, लीडर्स लोग ने सरेंडर कर दिया, दे वर एक्सप्लॉइटिंग अस फॉर इयर्स, नाउ वी हैव ऑलरेडी मेड देम सरेंडर, now we want the violence to be over. Gen Z is backing off, Gen Z wants reform now, not revenge. No, but जनरल अक्षी, आप सुन रहे हैं यहाँ पर आदेश क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अब हम इससे दूर जाना चाहते हैं, बट जो उन्होंने कर दिया, क्या उससे वहां से वे बैक है सर? जितनी आगे ये निकल गए हैं, क्या वहां से वापस आना आसान है? नहीं, मेरे ख्याल आ जाएंगे। देखिए, मैं बहुत देर से कह रहा हूं कि नेपाल के लोग परेशान हो गए हैं ये ओली की चोरी से, डकैती, चोरी मत बोलिए, डकैती बोलिए, करप्शन, इससे करप्ट रिजीम हमने नहीं देखा। वहां ना कोई ऑपोजिशन थी जिसको कि बच्चे जा सकते थे कि साहब हमको हेल्प करो, हमारी ग्रीवेंसेस सुनो। ऑपोजिशन भी जाके मिल गई थी कि हमको भी सरकार में हिस्सा लेना है। ना कोई प्रेस थी जो इनके मुद्दे उठा सकती थी। टोटल नियोपोटिज्म, टोटल करप्शन, हर चीज के लिए पैसे खसोटे जा रहे थे, ये पैसे बनाने में लगे हुए थे। एम्प्लॉयमेंट थी नहीं, ठीक है, देयर वाज नो एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया था। बच्चे बेचारे छोड़ के यहां से जा रहे थे दुबई नौकरी करने, ये जा रहे थे जापान नौकरी करने, भारत नौकरी करने, और वहां से 25% नेपाल का जीडीपी वाज ऑन रिमिटेंसेस, ठीक है। फिर आपने बोला 26 के 26 सोशल एप्स बैन,
ठीक है, तो अभी तक व्हाट्सएप पे फ्री कॉल कर रहे थे अपने भाई बहन से जो दुबई में काम कर रहे थे, भारत में, नेपाल में काम कर रहे थे, मैसेंजर पे फ्री बात हो रही थी। आपने बोला नहीं साहब, अब तो आप करोगे इंटरनेशनल रोमिंग पे। अब पैसा किसके पास है साहब इतना देने के लिए? लोग भड़क गए। ये तो चिंगारी थी, इट वाज नॉट दी सोल। नो, बट देन एक चीज और कही जा रही है, एक चीज और है जो पैटर्न यहाँ पर नोटिस हो रहा है जनरल बख्शी, कि भारत के पड़ोसी, चाहे आप म्यांमार देख लीजिए, चाहे श्रीलंका देख लीजिए, चाहे बांग्लादेश लीजिए, चाहे नेपाल देख लीजिए, जिस तरह से यहाँ पर बारी बारी से पिछले 3-4 सालों में ये देश जले हैं, इसको लेकर भी एक पैटर्न बताया जा रहा है। मैं इस पर आऊंगा आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में नेपाली दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिखाइए जरा खबर, ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली में नेपाली दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के जवानों की संख्या को बढ़ाया गया है। नेपाली दूतावास के बाहर प्रदर्शन की आशंका है। देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, और बल्कि खबर क्या, तस्वीरें आ रही हैं, वो तस्वीरें भी दिखाइए। नेपाल में कैदी जेल से भाग गए। प्रदर्शनकारियों ने कैदियों को निकाल दिया है। प्रदर्शनकारियों ने जेल के दरवाजे खोल दिए नेपाल में, और नेपाल में कैदी जेल से भागे हैं। तस्वीरें आ रही है वहां से, कैदी अपना सामान लेकर कैसे भाग रहे, दिखाइए जरा ये तस्वीरें। देखिए नेपाल में कैदी कैसे जेल से भागे हैं। कारागार कार्यालय, वहां पर एक बोर्ड भी लगा है जहां पर उसमें दिखा हुआ है, वो हमने भी देखा। और कैसे यहां से निकलते हुए कैदियों की बड़ी संख्या देखिए, ये देखिए कैसे बड़ी संख्या में कैदी न केवल जा रहे बल्कि अपने हाथ में जो भी लग रहा है वो भी लेते हुए जा रहे हो यहां से। ये नेपाल की तस्वीरें। कुछ ऐसी तस्वीरें हमने अफगानिस्तान में देखी थी जब वहां पर कैदी निकलकर भागे थे जेल से, और अब देखिए नेपाल में हमने तस्वीरें देखी हैं कैसे यहां पर कैदी जेल से भाग रहे हैं। ये तो कुछ गंभीर मामला हो चुका है अब यहां पर। जल्दी से जनरल बख्शी, जो मैं आपसे पूछ रहा था एक उस पर भी जानकारी मुझे चाहिए, ये हो क्या रहा है सर? म्यांमार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अब देखिए यहां पर श्रीलंका, अब ये नेपाल। चलिए देखिए यहां पर जनरल बख्शी से हमारा संपर्क कट गया, लेकिन डॉक्टर शरद सिंह यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जनमत पार्टी के प्रवक्ता है, नेपाल की पार्टी है ये। डॉक्टर यादव, ये क्या हो रहा है आज वहां नेपाल में? आप लोगों को लग रहा है कि कुछ इस पर कंट्रोल हो पाएगा? जी, सभी पैनलिस्ट और टीवी 9 के दर्शकों को मेरा प्रणाम। जो अभी नेपाल की हालात है, ये बहुत ही एक बुरी दौर से गुजर रहा है, और ये पूरे विश्व के लिए, लोकतंत्र के लिए एक सबक है कि नेताओं ने लोकतंत्र को अपना जागीर समझ के हम जो भी करेंगे जनता इसके ऊपर मौन रहेगा, ये नहीं है। जो कल घटना घटा है, सबसे पहले मैं किसी दल का प्रतिनिधि होने से पहले मैं इस देश का एक जागरूक नागरिक हूं, और उस हैसियत से, उस नाते से मैं कल का जो एक युवाओं का, जेनजी का जो एक शांतिपूर्ण एक आंदोलन था, जो वो लोग भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, जिसपे हम लोग बहुत पहले से ये चीज को उठाते आए थे, भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, और नजदीक में आते आते जिस तरह से सामाजिक संजाल, सोशल मीडिया को बंद करके पीपल का जो राइट्स है, जो बोलने का अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, उसे कुंठित करने का जो सरकार ने काम किया, इसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान कल के आंदोलन में रहा। और जैसे सरकार ने, पुलिस ने, सरकार ने सीधा युवाओं को, बहुत कम उम्र के युवाओं को सर में गोली मार के और छाती में गोली मार के उन लोग का हत्या जो किया है, ये जितना भी हम लोग निंदा करें ये कम है। मेरे तरफ से उन सभी युवाओं को हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करना चाहता हूं। जब राजतंत्र की समाप्ति हुई और उसके बाद जो खास करके बड़े दल, कांग्रेस, एमआलए, माओवादी, ये लोग जो सपना दिखाए हैं खास करके नेपाल के जनता को, और आज 35 साल से ज्यादा होने के बावजूद देश का जो अवस्था है, देश में पलायन की नौबत है, रोज नहीं, बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर इसके जिम्मेदार भी तो पॉलिटिकल पार्टियां ही है ना, जिनसे जन से इतना गुस्सा है। वो पॉलिटिकल पार्टी चाहे वो सत्ता में हो चाहे वो विपक्ष में हो, सबसे गुस्सा है। देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं आ रहा हूं हमारे जो बचे हुए प्रवक्ता है उनके पास। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन चल रहा है, भीड़ ने पुलिस के हथियार छीन लिए कुछ देर पहले, और जब वो संसद में घुसे थे तो हथियारों के साथ दिखे थे प्रदर्शनकारी वहां पर, तो हथियारों के साथ भी वहां पर प्रदर्शनकारी दिखे। संसद में जब वो घुसे थे तो हथियार लेकर घुसे थे। इन हथियारों की तस्वीरें देखिए, भीड़ ने पुलिस के हथियार वहां पर छीन लिए थे, और पुलिस के हथियार उनके साथ लेकर वो जब घुसे तो वहां ये तस्वीर सामने आई।
कस्टम ऑफिस को भी आग के हवाले कर दिया। भीड़ ने तस्वीरें दिखाई, हजारों प्रदर्शनकारियों ने वहां पर हमला किया और कस्टम ऑफिस को भी आग के हवाले कर दिया। नेपाल का सुप्रीम कोर्ट जलकर खाक हो गया, सुप्रीम कोर्ट में आग लगा दी, कस्टम ऑफिस पर कब्जा कर लिया। तो आप देखिए कैसे बड़े बड़े प्रतिष्ठान और उनकी इमारतों को जेन जी ने जलाकर रख दिया है। सच्चिदानंद मिश्र जो कि नेपाल की राजनीति को, नेपाल को अच्छे से समझते हैं, सच्चिदानंद मिश्र जी, जेन जी का गुस्सा तो अब नेपाल को किस तरह से जला रहा है, पूरी दुनिया ये तस्वीरें देख रही है, लेकिन जेन जी का कोई चेहरा नहीं दिख रहा है यहां पर। तो फिर अब यहां पर या आपको लगता है कि चेहरा है, अभी वो मौका देख रहा है कि कैसे ये आंदोलन जो वो चाहते हैं उसको हासिल करे और फिर वो उसके आगे आए? बिल्कुल सही, क्योंकि अभी दो चेहरा सामने में दिखाया गया है, बालेन शाह और रवि का, और रवि को तो जेल से ही निकाला गया है। एक्चुअली प्रशासन ही निष्क्रिय है, तो वो सिंह दरबार में जाए चाहे राष्ट्रपति भवन में जाए, वो कहीं भी ये जेन जी वाले जा सकते हैं। तो अब धीरे धीरे इसके पीछे पीछे जो चेहरा है वो चेहरा सामने आएगा। और जहां तक पार्टी की बात है, तो नेपाल में सभी पार्टियों ने युवाओं का शोषण किया है। कोई भी पार्टी ऐसा नहीं है जिसके प्रति युवाओं को अच्छी धारणा है। और यही कारण है जो हर पार्टी के नेता को टारगेट कर रहे हैं। अब ये शुक्र है कि अभी तक मधेसी पार्टी के नेता को टारगेट नहीं किया गया है, या ये लोग बचे हुए हैं। कल तक कुछ मधेसी नेता बोल रहे थे, वो भी अब चुप हो गए हैं, वो भी डरे हुए हैं, लेकिन ये लोग बचे हुए हैं। ये बिल्कुल इन लोगों से अलग है। हालांकि जनकपुर और सरलाही और तराई में भी ये उपद्रव हो रहा है, लेकिन ये सभी युवाओं कर रहे हैं जो असंतुष्ट है। और वो कहिएगा जो केवल नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट से असंतुष्ट है, ऐसी बात नहीं। ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ, आप रहिए मेरे साथ। मुझे यहाँ पर जरा 4 तस्वीरें दिखानी है और फिर मैं आता हूँ आपके पास पथिकृत पॉइंट। तस्वीरें दिखाइए। भारत के पड़ोसी कैसे बारी बारी से जले हैं। इसकी शुरुआत 2021 में म्यांमार से हुई, 2022 में श्रीलंका का तख्ता पलट आपने देखा ही था। अभी पिछले साल 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो गया और अब 2025 में नेपाल किस कदर चल रहा है, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। पथिकृत कोई पैटर्न नजर आता है इसमें किस तरह से, या आपको लगता है कि ये चारों देश अपनी अपनी समस्याओं की वजह से इस हालत में पहुंचे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि कोई भी देश के लोगों के पास ये अधिकार होती है कि वो प्रोटेस्ट करे, डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट करे। और आज के जमाने में कोई अगर गोली चलाए तो उसका तो रिएक्शन बहुत भयंकर होता है सोशल मीडिया के जमाने में। और सोशल मीडिया बैन करना बहुत ही मतलब उसका रिएक्शन आप लोग सबने देखा है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप जब पार्लियामेंट बिल्डिंग गिरा देते हैं तो फिर बचता क्या है डेमोक्रेसी? एक्चुअली दूसरी चीजें अगर आप देखेंगे, अरब स्प्रिंग जब हुआ था मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में, हम लोगों ने ये पैटर्न देखे थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नेपाल में एग्जैक्टली वही चल रहा है। ये पैटर्न हमने देखे थे कि शुरू होते डेमोक्रेसी के नाम पे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से, उसके बाद क्या होता है कि एक ऐसा माहौल होता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस गोली चला देता है, गलती करता है, वो गलती होता है। फिर अचानक इस तरफ सीरिया में स्टूडेंट्स के पास फ्री सीरियन आर्मी बनाया जाता है, विदेश से हथियार आ जाता है, फिर एक मूवमेंट, एक सिविल अनरेस्ट हो जाता है, एनर्की हो जाता है, फिर सिविल वॉर जैसे सिचुएशन हो जाता है। मेरी इतनी रिक्वेस्ट है नेपाल के लोगों से, वो हमारे भाई जैसे हैं, कि आप जो भी करें आप इतना सा ध्यान रखें कि ये जो मूवमेंट है ये हाईजैक ना हो जाए। क्योंकि बांग्लादेश में भी हम लोगों ने ये देखा है कि एक रैपर है, पूरे रैपर्स को अमेरिका से फंडिंग दी गई थी, हिजबुत तहरीर जैसे ऑर्गेनाइजेशंस आ गए, महफूज आलम जैसा नाम आ गया। फिर उसके बाद डेमोक्रेसी के नाम पे एक ऐसे सरकार को बिठाया गया है जो सरकार आज तक इलेक्शन नहीं करना चाहता है। मैं चाहता हूं कि नेपाल में नेपाल के लोग तय करें नेपाल के लिए अच्छा क्या है। ये आपने बड़ी लकीर खींची है यहाँ पर पथिकृत, तो मैं चाहता हूं कि आदेश काफले इस बारे में बात करें। आदेश, देखिए हमारे एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। आपके पास कोई लीडर नहीं है, या आप जिसको लीडर मान रहे हैं, क्या वो आपकी तरह ही जिस स्पिरिट के साथ आप आए कि हमें करप्शन नहीं चाहिए, हमें युवा का नेतृत्व चाहिए, क्या वो इस लायक है जिनका नाम आप लोग ले रहे हैं? क्या आपको लगता है कि बालेन शाह ही हैं या रवि लामछाने ही हैं जो आपके इस प्रोटेस्ट को लीड कर सकते हैं और कंट्री को सही रास्ते पर ले जा सकते हैं? या जो डर यहां पर हमारे पैनल जता रहे कि कहीं कोई आपके आंदोलन को हाईजैक ना कर ले, आपको इस बात की चिंता है? देखिए, हमारे देश के जेन जी जो है वो इस बारे में बहुत सोच के आई है
हाँ। उन लोगों को पता है कि कोई हाईजैक कर सकता है, कोई इस अपॉर्चुनिटी को ले सकता है। देयर आर अपॉर्चुनिटीज हु वांट्स टू हाईजैक द मोमेंट। जेनजी को एक विजनरी लीडर चाहिए। जेनजी को जो लीडर आए, जेनजी के बारे में सुने, देश के बारे में सुने, जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट करे। लॉ शुड नॉट बी ओनली लिमिटेड टू पेपर, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। जेनजी किसी भी लीडर के फेवर में नहीं है, जेनजी को विजनरी लीडर चाहिए। हाँ, एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जेनजी डिसाइड नहीं कर पाए कि विजनरी लीडर किसको बनाया जाए। कुछ बायस है कुछ लोगों नहीं, के आपने लिए। इस आंदोलन की कोई प्लानिंग की होगी ना कि कौन सा लीडर होगा, अगर कुछ बात कर, क्योंकि हमारे पास सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही, देखिए वो खबर मैं दिखा देता हूं, फिर आपके पास आता हूं। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, प्रदर्शनकारियों से बात करेंगे नेपाल के राष्ट्रपति, ये जानकारी आ रही है। राष्ट्रपति ने प्रदर्शनकारियों को बातचीत के लिए बुलाया है। राष्ट्रपति ने प्रदर्शनकारियों को अगले हफ्ते बातचीत के लिए बुलाया है। राष्ट्रपति पौडेल ने सभी पक्षों से बातचीत में शामिल होने का आह्वान किया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के हवाले से यह खबर है कि बातचीत के लिए प्रदर्शनकारियों को बुलाया गया है। अब आदेश काफिले पूरे नेपाल में प्रदर्शन हो रहे हैं, तो आपकी तरफ से कौन जाएगा? कल कोई पोखरा में कह दे हम भी जाएंगे, काठमांडू वाला कह दे हम भी जाएंगे, बीरगंज वाला कह दे हम भी जाएंगे, तो कोई तो एक होगा जो फेस होगा आपके आंदोलन का। क्या वो बालेन शाह होंगे? देखिए, मैंने आपको फिर से कह रहा हूँ, जेनजी का जब आंदोलन शुरू हुआ था उसका एजेंडा ये सरकार को ओवरथ्रो करना नहीं था। इसका एजेंडा सिर्फ ये था, करप्शन जो बढ़ रहा है इसके बारे में गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल, दे शुड एड्रेस दिस प्रॉब्लम। अब जो बात कर रहे हैं आप समझौता के लिए, हाँ हम डिसाइड करेंगे। ये लीडर हमारा प्री डिसाइडेड नहीं था, क्योंकि जेनजी विदाउट लीडर दे वर गोइंग टू द स्ट्रीट्स, ऑल जेनजी वर इंडिपेंडेंट इन द स्ट्रीट्स। अब जब आप समझौता का बात कर रहे हैं, वी विल पिक वन फेस, वी विल क्लियर आवर एजेंडाज। एजेंडा क्या क्या है, क्योंकि अभी तो सरकार ही पलट चुकी है, सरकार में कोई नहीं है। हम मेजर एजेंडाज लेके आएंगे, हम एक को फेस बनाएंगे। लोग कह रहे यूथ शुड बी लीडिंग देयर, सो देयर विल बी न्यू फेसेस नाउ, वी शुड बी गारंटीड अबाउट दैट। जो ये नया फेसेस है वो जाएंगे, वो समझौता करेंगे। एक स्टेबल सरकार का हम अपेक्षा करता है, क्योंकि नहीं, तो क्या आपको देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी पर अब भरोसा नहीं रहा? आदेश नहीं जी, मुझे देश का किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज में अभी से नहीं, पहले से ही भरोसा नहीं था। वो लोग ने क्या किया, पॉलिटिकल पार्टी को देश से ऊपर रखा। वो लोग ज्यादा थे, कोलिशन का गवर्नमेंट बनाते थे, एक आपस के लिए काम करते थे। भ्रष्टाचार के बारे में वो लोग मौन थे, अपने पार्टी के कार्यकर्ता प्रति उन लोगों का बायस निकलता था, पर देश का लॉन्ग टर्म विजन नहीं था। आपका कितने एरियाज में बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं था। आपका करप्शन रेट वेर ऑलवेज ग्रोइंग, पोवर्टी 20.27%, इट वाज नॉट एड्रेस्ड। अब जो हमें चाहिए वो पार्टी बायस नहीं है, वो एक विजनरी लीडर है जो नेपाल के बारे में सोचे, पार्टी के बारे में। तो आपको लगता है कि अब ये आंदोलन यहीं पर रुक जाना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल, अभी आंदोलन इधर ही रुक जाना चाहिए। इनफ वायलेंस हो चुका है, सब बिल्डिंग जल चुके हैं, अब हम नहीं चलाना चाहते। अब हम कोई रिग्रेट है देश की संसद को जलाने का? क्योंकि जाना तो आपको देश की संसद में ही है, सरकार तो वहीं से चलेगी, देश तो वहीं से चलेगा। हाँ, मैं आपको कह रहा हूँ बहुत डैमेज हो चुका है, ये लॉन्ग टर्म डैमेज है। देश का संसद ही नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट देख लीजिए, आप एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग देख लीजिए, सब जल चुका है। इट इज अ ह्यूज लॉस। नाउ इट्स टाइम टू थिंक अबाउट रिफॉर्म। हम लोग रिफॉर्म के बारे में सोच रहे हैं। क्राउड का कोई बुद्धि नहीं होता सर। वो क्राउड ने क्या किया, स्टूडेंट को मारा, ऑल ऑफ अस वर एंग्री। इन दैट एंगर मेनी प्लेसेस वर बर्न्ड एंड मेनी प्लेसेस वर ओवरबर्न्ड। जब सरेंडर कर चुका था सरकार, तब हमें रुक जाना चाहिए था। अब हम रुकने वाले हैं, अब हम रिफॉर्म की तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब हमें रिफॉर्म की तरफ बढ़ना है, लेकिन शरद सिंह यादव जी देखिए, एक चीज तो बड़ी क्लियर है, ये एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल क्लियर है, शीशे की तरह साफ है, ये साफ कह रहे हैं। तो मतलब आप लोगों को अब रीथिंक करना पड़ेगा कि अपना जो पॉलिटिक्स है उसको चेंज करना पड़ेगा, वरना आप लोगों को तो ये साइड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम अपने बीच से कोई विजनरी लीडर लाएंगे और वही देश चलाएगा। पहले से इस बात को दोहराते आए थे और बताते आए थे, जो अभी युवाओं का जो आंदोलन है ये अब पूरा नेपाली जनता का आंदोलन हो चुका है। और इस आंदोलन को अब किस तरह से आदेश जी लोग इसको कैसे आगे बढ़ाते हैं, उसमें हम लोग का साथ रहेगा। वो लोग नेतृत्व करें और देश को सही दिशा दें। आज तक जो सपना, खास करके जो आधारभूत आवश्यकताएं होती है जनता का, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वो इतने 40 साल में भी ये लोग प्रोवाइड नहीं कर चुके। तो राजनीति तो करना पड़ता है। देखिए, राजनीति करके देश के लिए आपने क्या किया है वो सबसे बड़ा चीज होता है। अकाउंटेबिलिटी वहीं पे देखा जाता है। आप कल जाके, तो आप ये मानते हैं कि आज नेपाल की जो ये हालत हुई है इसके लिए राजनेता ही जिम्मेदार हैं?
उन्होंने अगर बड़े वो दल, भ्रष्टाचार नहीं सबसे किया बड़े होता, नेता जेन लोग जी के साथ इसके ऐसा जिम्मेदार कम्युनिकेशन हैं। गैप नहीं किया होता, सोशल मीडिया बैन नहीं किया होता, तो आज ये ना होता। एकदम सही, इस बात को मैं मानता हूं। नेपाली कांग्रेस, एमाले और माओवादी खास करके जिन्होंने राजतंत्र के बाद जो देश पे सत्ता पे काबिज थे, उन्होंने देश का ये हालत कर दिया है। और अब हम लोग चाहते हैं कि इससे ज्यादा क्षति नहीं हो। युवाओं ने इस देश का अब नेतृत्व करना है और आगे बढ़ाना है। जो चीज कल तक नहीं हुआ उसको ऊपर ठीक है, आप कैसे रहिए काम मेरे किया साथ। मेरे जाए साथ और जनरल सब माथुर भी जुड़ मिलकर चुके हैं। आगे जनरल माथुर, नेपाल 15 साल में 14 प्रधानमंत्री आ गए, 14 बार वहां सरकार बदल गई। नेपाल जहां पर देखिए, हमने फरवरी में भी राजशाही के लिए एक आंदोलन देखा, अब यहां पर देख रहे हैं जनजी का आंदोलन। नेपाल जो भारत का इतना इंटीग्रल पड़ोसी भी है, वहां पर क्या आपको लगता है कि केवल जो हमें दिख रहा है यही एक गेम है, या पर्दे के पीछे भी कोई गेम है? गौरव, जय हिंद। जय हिंद सर। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो हमें दिख रहा है वो मेजर गेम है, लेकिन उसका जो जो ड्राइवर, जो स्टीयरिंग व्हील है, वो पर्दे के पीछे है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। देखिए, ये न केवल वहां, आप अगर इस प्रकार की जो घटनाएं हमारे अड़ोस पड़ोस में पिछले कुछ वर्षों में हुई हैं, आप एक स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी, गौरव, यू विल सी ए स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी। वो ग्राफिक्स दिखा दीजिए पड़ोस वाला जिसकी बात कर रहे हैं बांग्लादेश में हुआ, जी बोलिए। जो बांग्लादेश में हुआ, जो 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 अब नेपाल में हो रहा है, उसमें एक बहुत स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटी है। मॉडस ऑपरेंडाई, जो 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 सोसाइटी का जो सेक्शन है, जो इस प्रकार की वायलेंस पर उतारू हो गया है। देखिए, वजह कोई भी रहे, इस प्रकार की वायलेंस जो है, वो कोई भी जो जस्ट माइंड सेट का आदमी है, जो कि चाहता है रिफॉर्म्स, वो इस प्रकार की वायलेंस नहीं करेगा। ये मेरा बहुत फर्मली मानना है। और इस वायलेंस के पीछे कोई और ताकतें हैं, इसमें मुझे लगता है इसमें कोई संदेह इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आप इस बात को मानेंगे नहीं, तो आप इसका सोल्यूशन ढूंढने की तैयारी भी, गौरव, नहीं करेंगे, कोई प्रिपरेशन नहीं करेंगे। आपको अगर इसको देखना है तो ये निश्चित रूप से बड़ा गेम है। ये निश्चित रूप से कोई ऐसा गेम है कि कहीं बहुत बड़ी ताकतें, आपको लग रहा है कि एक वही जानना चाह रहा हूं। पथिकेट, जो जनरल माथुर कह रहे हैं, समहाउ हमें भी लगता है कि कुछ तो है। जेन जी, ठीक है, गुस्सा है, जेन जी में सोशल मीडिया को बैन को लेकर बहुत अनरेस्ट है, लेकिन जेन जी इतने कोऑर्डिनेटेड मैनर में एक साथ ही हर जगह पहुंच जाए, क्या यह बिना किसी एक बड़े फोर्स के संभव है? गौरव जी, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये ऑर्केस्ट्रेटेड है। हाँ। और मुझे दुख है, जो लोग हैं वो नेपाल में हमारी भाई है, लेकिन शायद बहुत लोगों को पता भी नहीं कि इसके पीछे कौन है। मुझे पता नहीं कौन पीछे है, लेकिन ऐसा नहीं होता है गौरव जी कि मैं एक मूवमेंट करूं, सब बर्बाद करूं, फिर नेता ढूंढूं कि मेरे नेतृत्व कौन करेगा। एक्चुअली अगर आपको कोई सुधार जरूरत है तो आप पहले नेता ढूंढेंगे, वो नेता जाके आपके लिए लड़ेगा, इलेक्शन लड़ेंगे। मैं चाहता हूं, मेरी गुजारिश है, अगर आप नेपाल में अगर आप अभी जेन जी अपना पॉलिटिक्स में करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बांग्लादेश में भी इन लोगों ने सोचा था कि 6 महीने में पूरा काया बदल देगा बांग्लादेश का, पूरा उल्टा हुआ। तो ये उनको पेशेंस रख चाहिए कि कोई भी नेता को आप सामने करोगे 6 महीने में पूरा नेपाल सिंगापुर हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। हालांकि सुधार जरूरत है और उनके पॉलिटिकल पार्टीज पूरा बर्बाद कर चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आप जब इतने सब कुछ बर्बाद कर देते हो वायलेंस से, तो फिर इसको रेस्टोर करने में ही आपको बहुत सारे साल लग जाता है। अगर मुझे अपने देश को सुधारना है तो मैं पॉलिटिकली इन्वॉल्व होके करूंगा। मेरी गुजारिश है, मैं चाहूंगा कि अगर मेरी बात को सुने कि आप इलेक्शन कॉल कीजिए, जेन जी अपना पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करे, फिर आए इलेक्शन करके। नहीं तो ये जबरदस्ती करने से ये आदेश सुन रहे हैं आप? क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी में आने जा रहे हैं आप लोग? देखिए सर, मैंने आपको ये बार बार एड्रेस कर रहा हूँ, जो आप लोग कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करेंगे, ऐसा नहीं है सर। जो प्रोटेस्ट का मेन रीजन था वो था करप्शन, जो वर्षों से नेपाल में था। नेपाल में, जैसे आपने कहा, अभी तक एक भी सरकार नहीं है जिसने 5 होल इयर्स दे हैव रूल्ड। बिल्कुल, हमेशा राजनीतिक अस्थिरता था। हम राजनीतिक अस्थिरता और करप्शन के विरोध में बोलने आए, उन्होंने स्टूडेंट को मार दिया। इट टुक अ वेरी वॉयलेंट फुल टर्न। जेनजी के बाद पूरा देश आ गया सड़क में आज, और आज इतना बड़ा हिंसा हो गया। अगर हमारे नेता लोग यस्टरडे, सोल्यूशन तो पॉलिटिकली ढूंढना पड़ेगा ना यहाँ पर। सच्चिदानंद मिश्र जी, ऐसा तो नहीं है कि हमने संसद जला दी, हमने प्रधानमंत्री का घर जला दिया तो चलो अब सब मस्त रहेंगे। देश तो एक सिस्टम से चलेगा ना, वो सिस्टम कौन लाएगा?
जी, वो तो ढूंढना ही पड़ेगा। अब जैसे राष्ट्रपति ने आज आह्वान किया है, तो इन लोगों को तो जाना ही पड़ेगा, चाहे बालेन जाए, चाहे रवि जाए, चाहे जो जाए, लेकिन उनको जाकर उनसे तो बात करना ही पड़ेगा। क्योंकि अभी की स्थिति में तो केवल अंतरिम सरकार ही दिख रही है, वो अंतरिम सरकार ही बनेगी। और अंतरिम सरकार में कौन आएंगे, पार्टी से आएंगे या कुछ इन लोगों में से रखा जाएगा, तो ये तो जब वार्ता में जाएंगे तभी पता चलेगा। जो नुकसान हुआ वो तो हो गया, वो तो अब वापस नहीं होने वाला है। हाँ, एक बात और आप लोगों का जो शंका है, वो शंका जरूर है कि आखिर इतना संगठित ढंग से ये डिस्ट्रक्शन क्यों हुआ। ये निश्चित रूप है, इसका पता बाद में चलेगा। जो ये युवा आए उनको भी ये आकलन नहीं था पहले से कि ये ऐसा हो जाएगा, इतना ज्यादा नुकसान होगा। हाँ, कुछ युवा हैं जो पिछले कुछ दिनों से संचालित थे, ये अंडरग्राउंड थे और इनको बनाया गया था। जिसे राजावादी का आंदोलन विफल हो गया, उसमें भी थे, बाद में बाहर भी थे। ये सभी आक्रोश हो सकता है कि इसके अंदर घुसकर और तब इतना बड़ा किए हैं। आक्रोश तो वास्तव में कहा जाएगा कि जो बच्चे मारे गए हैं, वो बच्चे के मरने से। मैं यही पूछ रहा हूं, अगर आप लोगों के पास आपको ये है कि हमारे बीच से कोई जाएगा, तो आपने वो फॉर्मर जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर उनको जेल से क्यों निकाला आदेश? हाँ, ये चीज है, क्यों निकाला? नहीं, आदेश, तो आदेश जो आदेश है, जो खुद प्रदर्शनकारी, उनसे पूछा मैंने। जी, जो आपने कहा है रबिला मिछाने के बारे में, जो जेल से रिहा हुए हैं, इसमें क्या है, आज जेल से सिर्फ रबिला मिछाने नहीं, बहुत ही से क्रिमिनल्स रिहा हुए हैं। रवि के भी थोड़े सपोर्टर्स दिख रहे हैं, जो हमारे जेनजी है या फिर नेपाल के जो देश के लोग हैं, वो रवि के सपोर्टर्स थे। उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिला, रवि को जेल से बाहर निकाला। पर ये नहीं था कि हमें रवि ही लीडर चाहिए, ये कभी से डिसाइडेड नहीं था, ये किसी ने भी नहीं कहा था। रवि का जेल से निकलना, वो आंदोलन के अपॉर्चुनिटी में वो निकल गए। ये नहीं था कि रवि को हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, इसलिए हमने उन्हें जेल से निकाला। तो आप ये कह रहे हैं, तो फिर लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि क्या बालेन या फिर और रवि, इनमें से कोई है जो आपका फेस हो सकता है? आप मानते हैं आपका लीडर है? क्योंकि जेनजी सोशल मीडिया पर लिख रहा है अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए, जो आपका क्वेश्चन है बालेन और रवि में, तो अगर मुझे चूज करना पड़ा तो मैं ऑफ कोर्स बालेन को चूज करूंगा। क्योंकि इसका रीजन है, बालेन का हमारे यूथ के साथ पहले से कनेक्शन था। ही वाज रियली एक्सपर्ट इन कंट्रोलिंग आवर इमोशन एज अ होल। पर मैं फिर भी कहूंगा सर, बालेन रवि, मेरा बायस किसी के प्रति नहीं है, मेरा बायस है विजनरी लीडर के तरफ। नहीं, ठीक है, वो तो ठीक है, विजनरी लीडर तो चाहिए ही, लेकिन इस आंदोलन का क्या विजन था वो हमें दिख रहा है यहाँ पर, किस तरह से देश को नुकसान पहुंचा और अब नेपाल कैसे पटरी पर लौटेगा, बड़ा सवाल यही है। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया।